So hello friends, this is lecture number 20 of FM questionnaire and as you all know working capital ये लास्ट चैप्टर है हमारे क्वेश्चनर बुक का, जिसमें मैंने कुछ एडिशनल क्वेश्चंस कवर किए हैं। इस बार हम लोग इस वीडियो में उसको देखने वाले हैं। तो गाइज अब तक के अगर 1 to 7 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं तो डेफिनेटली आपको लेक्चर नंबर 19 रेफर करना पड़ेगा एंड दिस इज लेक्चर नंबर 20। एंड इसमें हम लोग क्या देखने वाले इज वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के अंदर सबसे पहले हम कैश मैनेजमेंट मॉडल वाले ये क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन है, इसमें बोला है क्वार्टरली आउटफ्लो ऑफ कंपनी इज ₹9 लाख। तो आप सबको पता है दोस्तों, अगर क्वार्टरली आउटफ्लो 9 लाख रुपीज है तो 9 लाख रुपीज इंटू 4 कर आपका 36 लाख रुपीज क्या बन जाएगा, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट बन जाएगा बॉमल मॉडल के मुताबिक। तो गाइज आपका एनुअल कैश रिक्वायरमेंट कितना आ गया, 36 लाख। आपका फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू A इंटू T बाय आई, 280/I। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको ढूंढना है दोस्तों। ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, पीरियोडिकली जो आप सिक्योरिटीज सेल करते हो उसका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आपको बोला हुआ है ₹60। तो आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ गया 280, दैट इज 60। 280 2 इंटू ए एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू टी ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय आई देखना है हमको। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों 12%, मतलब 0.12। ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर देंगे, 0.12 इधर लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा √280/I से 60,000 रुपीज का एनुअल आपका इक्वल यू कैन से EOQ फॉर कैश। ओके, बॉमल मॉडल के मुताबिक EOQ फॉर कैश आ गया। तो फर्स्ट केस में कंपनी का एवरेज कैश बैलेंस तो निकाल लिया हमने, नहीं निकाला अभी तक। एवरेज कैश बैलेंस कैसे निकालेंगे, EOQ को डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा तो एवरेज कैश बैलेंस आता है दोस्तों आपका। अगर आप एक लॉट बेचने वाले हो जो कि आपका 60,000 का रहेगा तो ऑब्वियसली दैट लॉट साइज डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू योर एवरेज कैश बैलेंस। योर एवरेज कैश बैलेंस विल बी EOQ डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 30,000 रुपीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ चुका है अभी। अब नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पर एनम या ईच ईयर देखना है आपको। तो आपका एक लॉट जो है वो 60,000 का है, आपका एनुअल रिक्वायरमेंट जो है वो 36 लाख का है। तो नो डाउट आपको कितने लॉट्स बेचने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स। सो 36 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 करेंगे तो नंबर ऑफ लॉट्स जो आपको बेचने हैं वो है 60 लॉट्स, मतलब 60 टाइम्स तुम लॉट बेचकर पैसा लेने वाले हो। एंड उसके बाद लास्ट में बोला है टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कन्वर्जन्स। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पूरे साल में 360 डेज बोला है एंड ऑब्वियसली 60 टाइम्स अगर आप लॉट बेचोगे 360 डेज में तो दो लॉट के बीच कितने दिन का टाइम आएगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 60 करके 6 डेज का टाइम गैप आएगा। दैट इज कॉल्ड एज टाइम इंटरवल बिटवीन द टू कन्वर्जन, मतलब दो लॉट बेचने के बीच का टाइम पीरियड। तो ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8 का डिस्कशन। अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल पर बेस्ड था। आपके पास रॉ मटेरियल का स्टॉक दिया हुआ है, आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, आपके पास रॉ मटेरियल का परचेसेस भी दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहां पर बोला गया है ऑपरेटिंग साइकिल के मुताबिक आपको वर्किंग कैपिटल निकालना है अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग साइकिल मेथड। तो ऑपरेटिंग साइकिल में आपको रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड निकालना पड़ता है, जिसका फॉर्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे। तो एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज नथिंग बट ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइड बाय 2। तो यहां पर दोस्तों ओपनिंग और क्लोजिंग क्वेश्चन में दिया था डिवाइड बाय 2 कर आपका एवरेज स्टॉक तो निकल गया। आपको एवरेज रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड पर डे निकालना है, जिसके लिए आप ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम करोगे। आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ आरएम दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ आरएम दिया हुआ है, परचेसेस दिया हुआ है। ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग करके आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, उसको डिवाइडेड बाय 365 कर आपका पर डे का कंजम्पशन आ जाएगा। एंड फिर आपका फाइनल आंसर रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड का आता है 64.21 डेज। उसके बाद इसी सेम तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट में WIP का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, WIP का ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है। तो गाइज आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला है WIP कन्वर्जन पीरियड या होल्डिंग पीरियड इज नथिंग बट एवरेज स्टॉक ऑफ WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे। तो एवरेज स्टॉक ऑफ WIP तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर डे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ओपनिंग स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा आपको, आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP में ऐड करेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम जो अभी अभी हमने निकाला था, और फिर प्रोडक्शन रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है वही लेने पड़ेंगे आपको, मतलब कि आपको वेजेस लेने पड़ेंगे और प्रोडक्शन कॉस्ट लेना पड़ेगा। और फिर फाइनली जो टोटल आएगा उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करना पड़ेगा। तो लेस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, आ गया हमारा यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको डिवाइड बाय 365 करने से पर डे आ जाएगा। यस गाइस, तो इससे हमारा पर डे कॉस्ट आ गया, ये हमारा एवरेज स्टॉक ऑफ WIP आ गया, ये हमारा आंसर आ गया WIP होल्डिंग पीरियड का। इसी सेम तरीके से दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहां पर है, ये तो फिनिश गुड्स का है ना,
यहां पर है ऊपर एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी आ गया, यहां पर एवरेज स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी इज ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी डिवाइड बाय 2, और ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट पर डे आ गया विच इज नथिंग बट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट जो निकाला था डिवाइड बाय 365, और इससे हमारा आंसर आ गया डब्ल्यूआईपी का कन्वर्जन पीरियड या होल्डिंग पीरियड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं दोस्तों, फिनिश गुड्स। तो फिनिश गुड्स के हद तक हमारा फॉर्मूला रहता है एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे। हम लोग ऑलरेडी प्रोडक्शन कॉस्ट तक आ गए, गुड्स सोल्ड पर डे पर जाना है हमको। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट ऐड कर लीजिएगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस कर दीजिएगा, तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। इसको डिवाइड बाय 365 करने से पर डे आ जाएगा, ये रहा पर डे। एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइड बाय 2 करने से एवरेज आ जाएगा, ये रहा हमारा एवरेज। इससे हमारा आंसर आता है दोस्तों 68.13 डेज। ये आ गया आपका फिनिश गुड्स का स्टोरेज पीरियड। इसके अलावा दोस्तों आपके पास रिसीवेबल का कलेक्शन पीरियड निकालना है आपको। इसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है एवरेज अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिट सेल्स पर डे। तो दोस्तों आपके पास रिसीवेबल के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस अलग से क्वेश्चन में नीचे दिया हुआ है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो यहां पर बोला हुआ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ रिसीवेबल्स इज 12 लाख एंड 16 लाख, करेक्ट। और आपके पास यहां पर सेल्स का फिगर दिया हुआ है, तो ऑल सेल्स आर क्रेडिट सेल्स यहां पर बोला है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेल्स को डिवाइड बाय 365 करके पर डे आएगा जो आपका डिनोमिनेटर रहेगा, और ये जो 12 लाख और 16 लाख है दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से आपका एवरेज आ जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो गाइज ये देखिए, ये एवरेज आपका रिसीवेबल आ गया, ये आपका टोटल सेल्स डिवाइड बाय 365 करके पर डे आ गया, ये आपका आ गया कलेक्शन पीरियड। एंड गाइज इसी सेम तरीके से आपको पेबल पीरियड भी निकालना होता है। पेबल के लिए भी आपके पास यहां पर बैलेंसेस दे रखे हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेबल्स इज 16 लाख एंड 19 लाख 20। तो 16 लाख प्लस 19 लाख 20 डिवाइड बाय 2 कर लोगे तो एवरेज आ जाएगा जो कि आपका न्यूमरेटर रहेगा। एंड डिनोमिनेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, परचेसेस फॉर द होल ईयर जो कि क्रेडिट है बोल रहे हैं लोग, डिवाइड बाय 365 करना पड़ेगा, तो पर डे परचेसेस आ जाएगा जिसको आपका डिनोमिनेटर आ गया। दोनों को डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर दोस्तों इस केस में पेबल्स का एवरेज आ गया और ये परचेसेस पर डे आ गया, डिवाइड करके आपका आंसर आ गया। तो दोस्तों करंट असेट्स के जो भी आइटम्स है वो ऐड होंगे, मतलब आपका रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड, डब्ल्यूआईपी स्टोरेज पीरियड, ये तीनों ऐड होंगे। और उसके बाद डेटर्स का रिसीवेबल पीरियड भी ऐड होगा, माइनस करेंगे क्रेडिटर्स का पेमेंट पीरियड। तो ये आ गया दोस्तों माइनस क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड कर कर आपका नेट ऑपरेटिंग साइकिल। एक बार नेट ऑपरेटिंग साइकिल आ गया तो उसके बाद ऑपरेटिंग साइकिल बेस्ड ऑन क्या करना है, आपको कॉस्ट निकालना है इन रुपीज, आपका वर्किंग कैपिटल इन रुपीज निकालना है बेस्ड ऑन दिस ऑपरेटिंग साइकिल कंसेप्ट। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक आप पहुंच चुके हो। गुड्स सोल्ड के बाद अगर आप क्वेश्चन में अच्छे से देखोगे तो क्वेश्चन में आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट दिया हुआ है। तो सेलिंग तक आपको ये दोनों कॉस्ट भी इनकर होते हैं, तो आप क्या करोगे, सीओजीएस में ये दोनों कॉस्ट ऐड कर दोगे तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स मिल जाएगा। ये देखिए सीओजीएस में आपने अगर ये दोनों कॉस्ट ऐड कर दिया तो ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है। ये व्हाट इज दिस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसको डिवाइड बाय 365 कर दीजिएगा, पर डे आ जाएगा, इनटू 110.24 कर दीजिएगा। तो 140,000 डिवाइडेड बाय 365 इनटू 365 डेज ये ना, यस, इनटू 110.24 आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है। अगर आप इससे सॉल्व कर लोगे तो इससे आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 422। एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। यस गाइज 140,000 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 110.24, इससे आपका आंसर आ गया 4228384 बोल सकते हैं आप, राउंड ऑफ करना रहेगा 384 बोल सकते हैं आप। तो गाइज ये आपका आंसर आता है। इन्होंने भी आंसर लगभग यही निकाला है, सिर्फ डिफरेंस क्यों आया, इन्होंने पहले क्या किया, ऑपरेटिंग साइकिल से नंबर ऑफ टाइम्स निकाला, नंबर ऑफ टाइम्स में इन्होंने राउंड ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से इनका आंसर ये राउंडेड ऑफ यूज करने की वजह से अलग आ रहा है। हमारा आंसर इस तरीके से जो आ रहा है ये ज्यादा करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन। अब आगे बढ़ते दोस्तों 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन भी बहुत हटकर क्वेश्चन है। क्या हटकर क्वेश्चन है सर, इसमें क्या अलग है, कॉन्ट्रीब्यूशन 2/5 बोला है, तो गाइस कैलसी पे 2 डिवाइडेड बाय अगर आप पाई करोगे तो 0.4 आ रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन 40% है। 0.4 मतलब 40% कॉन्ट्रीब्यूशन है, राइट।
ये बोल रहे जी लिमिटेड करेंटली इज हैविंग सम क्रेडिट पॉलिसी, जो उसको रिवाइज करना है। वो सोच रहे कि इससे सेल्स बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। करंटली जो है वो 1 मंथ का क्रेडिट दिया जाता है, और अभी बोला है कॉन्ट्रीब्यूशन 2/5 है, मतलब 40% है। एडिशनल फंड्स का रेजिंग कॉस्ट जो है वो 20% है, ये आ गया आपका फाइनेंस कॉस्ट। और बोला है मार्केटिंग मैनेजर ने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है कि सेल्स रेवेन्यू जो है वो 40 लाख है, वो 42 लाख हो जाएगा, 44 हो जाएगा, या 50 लाख हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहे हो। आपको यहाँ पर क्रेडिट पेड देना पड़ेगा 1 मंथ, यहाँ पे देना पड़ेगा 1.5 मंथ, यहाँ पर देना पड़ेगा 2, और वहां पर देना पड़ेगा 3 मंथ्स। आपके बैड डेट्स लॉसेस 2%, 2.5%, 3% और 5% रहेंगे। आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 24,000, 26,000, 30,000 और 60,000 दे रखा है। तो गाइस सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्स रेवेन्यू लेना पड़ेगा। कहीं पर भी आपको फिक्स कॉस्ट दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो आपको सेल्स रेवेन्यू में से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस करना पड़ेगा 40%, बचा हुआ जो आएगा वो रहेगा आपका, सॉरी 40% डायरेक्टली निकालना पड़ेगा, वो रहेगा आपका कंट्रीब्यूशन, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो लेने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन पे आप अराइव कर सकते हो। कंट्रीब्यूशन एक बार आ गया तो इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकाल लो, ये आपका इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आ गया। सर इंक्रीमेंटल मेथड पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है। आपके पास वैसे चॉइस होती है, जाना जरूरी नहीं होता है हर बार इंक्रीमेंटल मेथड पर। इस क्वेश्चन में इन्होंने इंक्रीमेंटल से सॉल्व किया है। उसके बाद दोस्तों आप डेटर निकाल लो सेल्स के बेसिस पर। सर सेल्स के बेसिस पर क्यों निकाल रहे डेटर्स, सेल्स डिवाइड बाय 12 इंटू क्रेडिट पीरियड अगर आप कर लोगे तो आपको इन तरीके से ये नंबर्स मिल जाएंगे आपके डेटर के। मगर सर हम लोग तो डेटर पे नहीं निकालते, हम लोग फाइनेंस कॉस्ट पे निकालते हैं। बिल्कुल सही है, इन्होंने डेटर पे निकाला है, क्योंकि यहां पर फिक्स कॉस्ट दिया नहीं है, तो इन्होंने सोचा डेटर पे, मतलब आपके वेरिएबल कॉस्ट पे निकालने से अच्छा आपके सेल्स पे निकाला जाए। क्वेश्चन में देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्वेश्चन में यहां पर कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि किसके ऊपर निकालना चाहिए आपने डेटर्स। कहीं पर भी बोला नहीं है कि डेटर्स किस पे निकालना चाहिए, बट आपको सेल्स रेवेन्यू दिया है, और आपको जो है ना इंफॉर्मेशन सिर्फ कंट्रीब्यूशन तक का दिया है, इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट तक का दिया है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू योर कंट्रीब्यूशन, मतलब सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करके आप निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो, वो भी एक चॉइस है। या डायरेक्टली सेल्स पर निकाल सकते हो, यस निकाल सकते हो। आप जो भी कर रहे हो उसके लिए आपको नोट लिखना चाहिए। अगर आप सेल्स पे निकाल रहे हो तो राइट देयर दैट फाइनेंस कॉस्ट इज टेकन ऑन सेल्स नॉट ऑन कॉस्ट बेसिस बिकॉज ऑफ absence ऑफ फिक्स कॉस्ट। या आप बोल सकते हो फाइनेंस कॉस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन वेरिएबल कॉस्ट ओनली बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज absent, राइट। तो इसके बेसिस पर आपने यहां पर डेटर निकाला, डेटर के बेसिस पर इंक्रीज इन डेटर निकाला, और इंक्रीज इन डेटर पर 20% अप्लाई कर आपका ये आ गया इंक्रीज इन फाइनेंस कॉस्ट। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो दिया था वो ले लो, और इंक्रीमेंटल निकाल लो, मतलब ये पॉलिसी कंपेयर टू बेस, वापस से ये पॉलिसी कंपेयर टू बेस एक्स्ट्रा कितना है वो निकाल लिया। और फाइनली बैड डेट्स के तक भी वही किया, जो बैड डेट्स दिए थे उसको इंक्रीमेंटल बना दिया, और फिर जो जो इंक्रीमेंटल है वो सबको ऐड करके सेल्स में से माइनस कर दिया। तो दोस्तों आपका मिल गया नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा ये पॉलिसी में रहेगा, तो हम बोलेंगे ऑप्शन 2 शुड बी सिलेक्टेड, मतलब क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2 मंथ्स, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ 2 मंथ्स शुड बी अडॉप्टेड, राइट। तो मैंने इस क्वेश्चन में हटकर एक बात क्या बताई कि आप सेल्स के बेसिस पर भी फाइनेंस कॉस्ट निकाल सकते हो, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पर भी निकाल सकते हो, आपको नोट लिखना चाहिए। ओके हम लोग रेगुलर बैच में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे निकालते थे, यहां पर उन्होंने सेल्स के बेसिस पर निकाला है। नो वरीज, आप नोट लिखकर आगे बढ़ सकते हो। फिर बात करेंगे दोस्तों 11th क्वेश्चन की। 11th क्वेश्चन अनदर वेरी इजी क्वेश्चन। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर 5 टाइम्स दिया रहता है, इसका मतलब आपका क्रेडिट पीरियड जो है वो 2.4 मंथ्स है। कैसे सर, 12 डिवाइड बाय 5 करना पड़ता है दोस्तों आपको, 12 डिवाइड बाय 5 कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे ही सेम अगर आपका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो अगर 4 टाइम्स दिया रहेगा तो 12 डिवाइड बाय 4 टाइम्स कर लो, आपका 3 मंथ्स का आंसर आ जाएगा। आपका कलेक्शन पीरियड 3 मंथ्स है। और अगर आपका ये टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स दिया हुआ तो 12 डिवाइड बाय 3 कर लीजिए, आपका 4 मंथ्स का आंसर आ जाएगा। यस माय फ्रेंड्स। इसके बाद आपको बैड डेट्स लॉसेस भी दे रखे क्वेश्चन में, और ऊपर क्या बोला एक बार पढ़ लीजिएगा। Avish Private Limited is considering relaxing its present credit policy and is in the process of evaluating two proposed policy. The company has annual credit sales of 55 lakh rupees and account receivable turnover ratio of 5 times a year. Current level of bad debts losses are 2 lakh rupees. अभी का bad debt loss 2 lakh rupees है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, और वो इंक्रीज होगा, ये भी बोला हुआ है 3.5 lakhs और 5 lakh तक, करेक्ट। The company is required to give a return of 15%. This becomes your finance cost. This is your finance cost, correct. The company's variable cost is 75% of selling price. यहां पर variable cost कितना दिया हुआ है, 75% of selling price दिया हुआ है। मतलब फिर से यूज करना चाहिए था इंक्रीमेंटल अप्रोच, इन्होंने यूज नहीं किया है, आप कर सकते हो। अगर आपको याद होगा तो रेगुलर बैच में सेम टू सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। तो यहां पर दोस्तों आपके पास सेल्स है, यस है, वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दो, आपको मिल जाएगा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, बट इन्होंने निकाला नहीं, डायरेक्टली बैड डेट्स भी लेस कर दिया विदाउट मेकिंग इट इंक्रीमेंटल।
और उसके बाद आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आया और प्रॉफिट में से उन्होंने क्या कर दिया, फाइनेंस कॉस्ट लेस कर दिया और फाइनेंस कॉस्ट के लिए इन्होंने वर्किंग नोट किया। वर्किंग नोट में अगर आप देख सकते हो तो अब इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट सेल्स पे नहीं लिया, वेरिएबल कॉस्ट पे लिया है। तो अगर आप पिछले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे होगे और सोच रहे होंगे अरे सर आपने तो वेरिएबल कॉस्ट पे लिया, देखिए ये सेल्स पे निकाल रहे डेटर्स, डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये लोग दोनों मेथड से निकालते हैं। आपको क्या यूज करना है, आपका लॉजिक है और नोट लिखना जरूरी है, याद रखिएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट पे 2.4 मंथ्स मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड बाय 12 कर लिया, इंटू 15% कर लिया, आपका फाइनेंस कॉस्ट आएगा फर्स्ट केस। बिल्कुल सेम तरीके से यहां पर 3 मंथ के लिए अगर आप करोगे तो ये फाइनेंस कॉस्ट आएगा और 4 मंथ के लिए करोगे तो आपका फाइनेंस कॉस्ट ये आएगा। तो गाइस ऊपर ही मैंने आपको बोल दिया था कि कैसे 4 मंथ, 3 मंथ और 2.5 ये 5 मंथ्स आता है आंसर, सॉरी 2.4 मंथ्स आता है आंसर, 2.4 मंथ्स, 3 मंथ्स एंड यहां पर आपका 4 मंथ्स आंसर आएगा, करेक्ट। तो एग्जिस्टिंगली प्रपोज अभी क्या रहेगा, प्रपोज ये दो रहेंगे, करेक्ट, 3 मंथ्स और 4 मंथ्स। एग्जिस्टिंगली हम 2.4 मंथ्स दे रहे, करेक्ट। तो उसके बेसिस पर हमने हमारा फाइनेंस कॉस्ट लेस कर दिया और फिर हमको हमारा नेट बेनिफिट मिल गया। हमारा नेट बेनिफिट सबसे ज्यादा मुझे इधर नजर आ रहा है, यस। तो ऑप्शन 1 शुड बी सिलेक्टेड, जिसमें हम लोग कितना मंथ्स का क्रेडिट देंगे, ऑप्शन 1 में ना सर हम लोग ऑप्शन 1 में 4 टाइम्स है सर, इसका मतलब 3 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड हमने देना चाहिए। यस मेरे दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, जो कि बहुत ही एकदम आसान क्वेश्चन है। वो है प्रिपेयर वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। लेवल ऑफ एक्टिविटी कितना दिया है, 52,000 यूनिट्स। वीक में इन अ ईयर देयर आर हाउ मेनी वीक्स, 52 वीक्स बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डेटा। रॉ मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स दिए हुए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिए हुए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बोला हुआ है, मटेरियल एंड फिनिश गुड्स आर इन स्टॉक फॉर 4 वीक्स, ये भी बोला हुआ है, WIP टेक्स 4 वीक्स बोला हुआ है, एंड डेटर्स आर अलाउड 8 वीक्स फॉर पेमेंट। तो डेटर का बेसिस क्या रहेगा दोस्तों, 8 वीक्स रहेगा, मगर नीचे बोला है रिसीवेबल्स आर वैल्यूड ऑन सेलिंग प्राइस। इसका मतलब अब स्पेसिफिकली इन्होंने क्या बोला, आपको डेटर्स लेना है आपको सेल्स वैल्यू पर, डेटर्स देना है आपको सेल्स वैल्यू पर। आई होप सबको समझ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में नॉर्मली डेटर्स लिए जाते हैं कॉस्ट पर, यहां पर बोला गया है सेल्स पर लेना है, करेक्ट। इसके बाद पेमेंट्स जो है, वेर एज क्रेडिटर अलाउज अस 4 वीक्स का क्रेडिट। तो क्रेडिटर का बेसिस भी आपको कितना लेना है, 4 वीक्स लेना है। मिनिमम कैश बैलेंस कितना रखने बोला है, 50,000 रखने बोला है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। आपका 52,000 के हिसाब से रॉ मटेरियल कंजम्पशन कॉस्ट आता है 2 करोड़ 8 लाख। 2 करोड़ 8 लाख को डिवाइड बाय 52 इंटू 4 वीक कर देंगे तो आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस आपको 150 बोला है, 150 इंटू 52,000 कर दीजिएगा तो वेजेस का कॉस्ट आ जाएगा। फिर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स अगर 200 से मल्टीप्लाई करोगे 52,000 को तो आपका 1 करोड़ 4 लाख का मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आ जाएगा। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा 52,000 को, तो आपका 52 लाख आंसर आएगा। टोटल कॉस्ट आपका 4 करोड़ 42 लाख आ जाएगा। सेल्स आपका 5 करोड़ 20 लाख आ जाएगा। सर सेल्स क्यों निकाला सर इन्होंने, बिकॉज डेटर हैज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस बोला इन्होंने। तो डेटर देख लीजिए आप, सीधा सीधा सेलिंग प्राइस मतलब सेल्स पर निकाले गए। सेल्स डिवाइड बाय 52 इंटू 8 वीक्स विल गिव यू योर डेटर्स। फिनिश गुड्स जो है वो टोटल कॉस्ट के बेसिस पर निकलता है। टोटल कॉस्ट मेरा ये है दोस्तों, तो टोटल कॉस्ट को डिवाइड बाय 52 इंटू 4 वीक्स कर दूंगा तो फिनिश गुड्स का स्टॉक आ जाएगा। ये टोटल कॉस्ट है मेरा, यस। उसके बाद WIP जो है उसके लिए थोड़ा कैलकुलेशन हम लोग एंड में देखते। पहले मटेरियल पे आ जाइए। रॉ मटेरियल जो है उसका क्रेडिटर जो है वो 4 वीक का क्रेडिट पीरियड अलाउ करता है हमको। तो रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट है आपका 2 करोड़ 8 लाख। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ बोला नहीं है तो ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, देयरफॉर कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज हो जाएगा और उसको डिवाइड बाय 52 इंटू 4 कर आपका क्रेडिटर का अमाउंट भी आ जाएगा। अब बचा एक ही आइटम, वो है WIP। कहीं पर भी आउटस्टैंडिंग वेजेस या ओवरहेड्स बोले नहीं थे इसलिए लिया नहीं हमने। WIP कैसे निकलेगा सर, पूरा रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, यस पूरा रॉ मटेरियल ले लीजिए और वेजेस और ओवरहेड्स जो है वो यहां तक के मैन्युफैक्चरिंग तक के लेने हैं आपको, वो भी आधे आधे। तो यहां पर देख लीजिए वेजेस एंड ओवरहेड्स दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया, मतलब 50% ले लिया और आपका रॉ मटेरियल जो है वो पूरा का पूरा 100% ले लिया। इस पूरे चीज को डिवाइडेड बाय 52 कर इंटू 4 करना है आपको, क्योंकि WIP का बेसिस भी 4 वीक से, और फिर आपका आंसर आएगा 23 लाख। ये आपका करंट एसेट्स का टोटल आ गया। सर कैश कहां से आया, गिवन था दोस्तों 50,000 रुपीज रखना है। ये देखिए कैश बैलेंस मिनिमम कितना रखना था, 50,000। तो दोस्तों आपका करंट एसेट्स आता है 1 करोड़ 53 लाख 50,000 और करंट लायबिलिटी का अमाउंट है 16 लाख। नेट कर लोगे तो आपका वर्किंग कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा 1 करोड़ 37 लाख 50,000। यस, तो मेरी तरफ से ये था आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट।
आई होप आप ऐसे बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये वीडियो जरूर जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, रिमेंबर शेयरिंग इज केयरिंग। तो सबको बताइए ये वीडियो के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।